Good morning everyone, welcome back to the physics classes, and today we are going to start the class 12th chapter 1, that is electric charges and field. And the first topic of this is electric charges. हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में टोटली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. अभी हम फील्ड नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज ये फर्दर वीडियोस में आएगी अबाउट द टॉपिक ऑफ फील्ड, एंड इस वीडियो में हम सिर्फ चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, तो चार्जेस होते क्या हैं? चार्जेस होते क्या हैं? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. ठीक है, अब आप लोग कहेंगे इंट्रिंसिक मतलब क्या हुआ? जिसका कोई तोड़ नहीं है, मीन्स इसको एज इट इज स्टडी करेंगे, वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गई. इंट्रिंसिक मीन्स ये एक फंडामेंटल है, इसको हम और ज़्यादा इसके ऊपर हम स्टडी नहीं कर सकते, इसके अंदर की बात नहीं कर सकते. चार्जेस को एज अ चार्जेस ही स्टडी करा जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक, मीन्स इट्स द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. And along with the charges, mass is also the fundamental property of matter. इसके बारे में अभी हम चार्जेस एंड मास के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्जेस. तो इट्स द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट प्रोड्यूस द फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, अब हम कैसे फोर्स की बात कर रहे हैं? अब हम लोगों के पास है प्लस प्लस, तो ये चार्जेस क्या होंगे? प्लस प्लस क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऑब्वियसली रिपेल करेंगे. नाउ वी हैव चार्जेस प्लस माइनस, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे. ठीक है, अब ये जो अट्रैक्शन हो रहा है और रिपल्शन हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? ये कोई ना कोई इनमें फोर्स प्रोड्यूस हो रही होगी ना, जो इन दोनों को अट्रैक्ट कर रही है और इन दोनों को रिपेल कर रही है. तो हम उस फोर्स की बात करते हैं, दैट इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट प्रोड्यूस द फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स और द टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द चार्जेस. ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन. ठीक है, कितना होता है? ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं. ठीक है, और चार्ज ऑन प्रोटॉन को कैसे लिखते हैं? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ओके, नाउ the things you have to remember for a board exam is that, एक तो आपको ये याद रखना होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है. the next thing is that उसकी SI यूनिट, उसकी CGS यूनिट. ठीक है, तो इसकी SI यूनिट जो है वो है कूलम, और जो CGS यूनिट होती है चार्ज की वो होती है स्टैट कूलम. ठीक है, These things you have to remember, and this is a scalar quantity. क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं, या होती है डायरेक्शन? नहीं होती ना, तो it is a scalar quantity. All this is all about the charge. And now ये आगे ना समझ कि ना, these all things are all about the matter, sorry charge. Okay, now अभी मैंने आपको बोला था कि चार्ज और मैटर दोनों ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो उनमें भी डिफरेंस क्या है? तो चार्ज लिख लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख लिया मास. ठीक है, अब क्या होता है? जो मास होता है, मास ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ अ बॉडी थ्रू द रिलेशन m इज इक्वल्स टू m0/√1 - v²/c². हम क्या कहते हैं कि कोई बॉडी जब मूव कर रही होती है तो उसका मास रेस्ट मास से ज़्यादा हो जाता है. कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. अब ये जो है m0 जो होता है वो होता है रेस्ट मास. ठीक है, ये होता है हमारे पास रेस्ट मास. अब c जो है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट. ऑब्वियसली c जो होगा हमेशा बड़ा होगा. नॉर्मली स्पीड ऑफ जो हम लोग भाग रहे हैं, हम लोग स्पीड ऑफ लाइट से तो नहीं भाग सकते ना. दिस इज़ वेरी मच
नॉर्मल, हम स्पीड ऑफ लाइट से नहीं भाग सकते, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा बड़ा होगा, 10⁸ में होता है। हम लोग कितना बोलते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, वो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, फिर ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ये हमेशा कम होगा, v जो होगा वो हमेशा कम होगा c से, तो ये वैल्यू बहुत ही छोटी आएगी। और यहाँ पे इससे हमारे पास डिनोमिनेटर जो हो जाएगा वो बहुत छोटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर छोटा होता है तो ये जो ओवरऑल वैल्यू आएगी हमारे पास वो बढ़ के आएगी। तो इसका मतलब है जब बॉडी मूव कर रही है, मूविंग बॉडी का मास है, ठीक है, मूविंग बॉडी का मास अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन बढ़ जाता है विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट मास। चार्ज जो होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ velocity or we can say speed of a body, that's the difference between the two, charge and the mass. Okay, clear? Okay, now this was all about the charge. हमने अभी तक क्या स्टडी करा कि चार्ज जो है वो इंटरनल प्रॉपर्टी और वी कैन से इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है, जिसकी वजह से टू बॉडी में फोर्स प्रोड्यूस होता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसकी SI यूनिट होती है कूलम, CGS यूनिट होती है स्टार्ट कूलम। ओके, एंड चार्ज और मास में हमने डिफरेंस देख लिया। ऑल दीज थिंग्स वर अबाउट द सिंपल वर्ड चार्ज। Now we'll study the properties of charge, ठीक है, properties of charge, okay, now what are the properties of charge? Number one, the property number one is quantization of charge, property number two is additivity of charge, and property number three is conservation of charge. So we'll study about the quantization of charge, ठीक है। कैसे होगा क्वांटाइजेशन? इसमें इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। क्वांटाइजेशन का एक मतलब होता है कि इट इज प्रेजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट। बस ये बात आपने ध्यान रख ली दैट इट इज प्रेजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट। आपको एकदम याद आ जाएगा कि क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है। अब आप लोग शॉपकीपर के पास जाएंगे, आपको एक डस्टर चाहिए होगा। अब आप ये तो बोलोगे नहीं कि मुझे 1.5 डस्टर दो या फिर 2.5 दे दो या फिर 3.5 दे दो। ये बोलोगे ना मुझे 1 डस्टर दो, 2 डस्टर दो या फिर 3 दो, ऐसे ही बोलोगे ना। तो मतलब ये एक फिक्स्ड अमाउंट का होता है कि हमें अगर 1 डस्टर चाहिए तो 1 ही चाहिए, इसका आधा नहीं कर सकते। या फिर हम पेन लेने गए तो पेन हमें 1 चाहिए, उसका आधा नहीं कर सकते। तो दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड अमाउंट, इट इज प्रेजेंट इन द फिक्स्ड अमाउंट। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो क्या कहती है कि charge on a body is present as the integral multiple of E, and उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E को क्या कहते हैं, क्वांटम ऑफ अ चार्ज। क्वांटम ऑफ अ चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E मीन्स द इक्वेशन इज Q इक्वल्स टू NE, ठीक है, NE। अब इसमें भी तो यही सेम बात आ रही है ना कि इंटीग्रल मल्टीपल है, ये इंटीजर है, ये कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, 1.5 नहीं है, 2.5 नहीं है, 3.5 नहीं है, 4.5 नहीं है या फिर 1/4 नहीं है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं डाल सकते हम यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू डालेंगे, इंटीजर। क्योंकि अगर हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम लोग ये तो है ना कि आधा इलेक्ट्रॉन तोड़ेंगे, पहले नहीं करेंगे ना, हम ऐसे इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ेंगे ना, हम इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या फिर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा या फिर दिया जाएगा, ठीक है, हम आधा आधा नहीं कर सकते। दैट इज ओनली द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। ओके,
सो दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इस कंसेप्ट पे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं, मतलब क्वेश्चंस अच्छे आते हैं इसके। मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा देती हूँ अभी के लिए, ठीक है, रुको। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन विच इज ग्रेटर, ठीक है। नंबर 1 कूलम ऑफ चार्ज और नंबर 2 इज दैट अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है? आप लोग ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके। नाउ आई टेल यू द सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमसे पूछा गया है कौन सा बड़ा है, 1 कूलम ऑफ चार्ज बड़ा है या फिर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन पता है। अब हमें इसमें से एक चीज़ पता होती है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हमें पता है, तो हम यही पहले लिख लेंगे कि हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। हमें इतनी बात पता है अपने दिमाग से, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में मतलब कितना चार्ज होगा, तो हम इसमें हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, निकाल लेंगे कि कितने हैं। पहले हम देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर उसके बाद अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन का पता है तो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकाल लेंगे हम, ठीक है। Q = NE, यहाँ पे हम कंसेप्ट लगाएंगे क्वांटाइजेशन का अपना, ठीक है। और हमारे पास N हो जाएगा Q/E, ठीक है। और Q हम कितने का निकाल रहे हैं, 1 का निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/E। N = 1/E आ गया। और 1/E की वैल्यू आप लोगों को याद करनी ही पड़ेगी, बिकॉज मतलब नहीं भी याद करो तो आप कैलकुलेट करते रहना। 1/E की वैल्यू बहुत इजी होती है, आप लोग याद कर लो तो बहुत ही अच्छा होएगा, बहुत ही हेल्पफुल होएगा। तो 1/E की वैल्यू होगी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास, ठीक है। 1 कूलम ऑफ चार्ज में हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, तो हम इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकाल सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ऑब्वियसली जब हम इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो इसकी वैल्यू बड़ी आएगी, इसकी वैल्यू छोटी आएगी। इसका मतलब है 1 कूलम ऑफ चार्ज इज ग्रेटर दैन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। दिस क्वेश्चन इज क्लियर। दिस वॉज वेरी 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 इजी क्वेश्चन, बट आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है इसमें, ठीक है। Now, the next question is, question number 2 is, if a body gives out 10⁹ electrons every second, how much time is required to get total charge of 1 coulomb from it? To get total charge, oh God, of 1 कूलम फ्रॉम इट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले क्वेश्चन देखो, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन को पकड़ो, क्वेश्चन को देखो क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पकड़ो बस। आप इधर उधर ध्यान मत दो क्या पूछा है, अभी नहीं। फर्स्ट लाइन पढ़ो, इट गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड। लिख लो ये पॉइंट हमारे पास, हमें क्वेश्चन में दिया है 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, कह रहा है 1 सेकेंड में वो दे रहा है हमें, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, हमने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो 1 इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में दे देगा ये? 1/10⁹ सेकेंड में, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन ये इतने में दे देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे रीड करो, क्या लिखा है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। अब 1 कूलम का टोटल चार्ज पूछ रहा है हमसे, मतलब टाइम निकालना है हमें। तो 1 कूलम में हम पहले देखते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम इस वाले लाइन को लेते हैं, 1 कूलम में हम निकालते हैं
1 कूलम में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, क्योंकि हमें 1 इलेक्ट्रॉन का टाइम पता है तो हम इतने इलेक्ट्रॉन्स का टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, वापस से वही सेम लगाएंगे, Q इक्वल्स टू एनी, दैट इज द क्वांटाइजेशन। ठीक है, Q कितना है 1 इक्वल्स टू एनी, फिर n की वैल्यू क्या आ गई 1/e। ठीक है, n इक्वल्स टू 1/e, फिर मैंने आपको बोला था कि 1/e की वैल्यू याद ही कर लो, बहुत ज़्यादा यूज़ होगी ये, तो इसकी वैल्यू होती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास। ठीक है, अब हमें 1 इलेक्ट्रॉन का टाइम पता है, इतने इलेक्ट्रॉन्स का टाइम हमें निकालना है, तो कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। रुको, 6.25 इंटू 10⁻18 बाय 10⁻9। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये तो खुद ही डिवीजन में मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही तो आएगा ना, तो इसका आंसर आ गया 6.25 इंटू 10⁻9। ठीक है, सेकेंड, बिकॉज ये हमने टाइम निकाला है। ठीक है, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाओ, जो क्वेश्चन में लिखा है उतना फॉलो करो एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द होल क्वेश्चन ईजिली। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, बस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो, लिखा क्या है उसमें, एंड दिस इज वेरी इजी। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस इज, सेकेंड प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टीज कर रहे थे ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये क्या कहती है हमें, ये प्रॉपर्टी कहती है दैट द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। ये हमारे पास एक अपना सिस्टम है, ठीक है, इन अ सिस्टम। ठीक है, हमारे पास है +2e -2e +3e +e और -e, ऐसा कुछ है, -4e ले लिया, चलो ठीक है, ये है। तो अकॉर्डिंग टू द एडिटिविटी ऑफ चार्ज, वो क्या कहती है कि जो टोटल चार्ज होगा हमारे सिस्टम का वो होगा इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज, +2e -2e +3e +e, इन सब का कर लो, ये कैंसिल हो गया और -4e बचा है ना, -4e। ठीक है, +4 और -4 ये भी कैंसिल हो गया, 0 है, इसमें चार्ज ही नहीं है, और चार्ज जोड़ दो, +e लगा दो, +e लगा दो, यहाँ पे e हो गया फिर इसका चार्ज, ऐसे करके। सो दिस इज द एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये ही कंसेप्ट है, बस इतना कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा डिटेलिंग कुछ नहीं है, इतना ही आपको याद रखना है इसका मतलब क्या होता है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, प्रॉपर्टी नंबर 3 इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अब ये क्या कहती है, कंजर्वेशन ऑफ मास सबने पढ़ा है, सब ये बोल देंगे इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इट कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। ऑब्वियसली ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का, दैट इट कैन नाइदर बी created nor be destroyed। ठीक है, but it can transfer from one body to another ठीक है, ये है कि ना ये बना सकते हैं हम, ना इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट वी कैन ट्रांसफर इट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन द अदर वर्ड्स क्या कहता है, दैट इन द आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। लाइक फॉर एग्जांपल, 1 minute, have you written this definition? If you have not, then you can just pause the video and can just write it. Okay, तो ये हमारे पास सिस्टम है,
ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, एक बिछड़ा हुआ बेचारा सिस्टम है, इसके पास कोई नहीं है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, दैट कि अगर इसके पास +2 है, -e है, +4e है, ठीक है। अब हम इसको बहुत ज़्यादा शेक करेंगे या फिर इसको परेशान करेंगे, उसके बाद इसकी सिचुएशन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने +5e, इतना तो होगा भी नहीं, -e और q। अब हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल गया कि ये q निकालो, और ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका q निकालो। तो आप कैसे निकालोगे इसका q? सिंपल, हमें पता है ये कांस्टेंट रहना है, तो 2e - e + 4e इक्वल्स रख दो 5e - e + q, आ जाएगी आपके पास q की वैल्यू। इक्वेट कर दो दोनों इक्वेशंस को, दैट्स टू इजी। तो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द वीडियो विद कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उससे पक्का एक डेरिवेशन आती है, उसमें बहुत सारी डेरिवेशंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। एक डेरिवेशन प्रिपेयर हो जाएगी ना तो आपकी और सारी भी प्रिपेयर हो जाएगी। एंड कूलम्स लॉ नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।